गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, एनसीईआरटी 6 to 12। आज का टॉपिक है चैप्टर 4, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। 6th क्लास एनसीईआरटी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी एस्पिरेंट, हमारा अतीत, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का बचा हुआ भाग आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। लेट्स गो अहेड। मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में बताऊंगी। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाई वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो, जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों की बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रखते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होते थे, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। आगे बढ़ते हैं। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेदों में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखना है। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ेंगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था। पिछले अनुभाग में एक बार फिर पढ़ना है और पता लगाना है या फिर कोशिश करना है कि राजा क्या करते थे उस टाइम में। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, या दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय में अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरु जन या विश्व, भरत जन या विश्व, यदु जन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रथाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को स्वयं कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया था।
दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीपीय के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। खामोश पहरी कहानियाँ महापाषाणों की है, जो हम अगले पृष्ठ में दिखाएंगे। ये शिलाखंड महापाषाण, जो महाबरा पाषाण पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं, जो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यताएं मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिलते हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिलते थे। एंड मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। लुक एट दिस पिक्चर। ये ऊपर जिस तरह महापाषाण के ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता है, ध्यान से देखिए, इसे शिष्ट कहा जाता है यानी सावधान। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। ये कमरे का जाने का रास्ता, खुफिया रास्ता। लुक एट दिस पिक्चर। एंड सेकेंड में महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ देखिए, महापाषाण कब्र से मिले लोहे के सामान। एंड बाईं ओर घोड़े के लिए सामान और कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार भी है। लुक एट दिस पिक्चर। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ चैप्टर 4 लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।